रात का वक्त है, आसमान में चांद और सितारे हैं। रात के वक्त में डिजर्टेड प्लांट्स अपनी स्टोमेटा ओपन कर लेते हैं और दिन के वक्त डिजर्टेड प्लांट्स अपनी स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। जैसे ही सुबह का टाइम होता है, सूरज निकलता है तो मलेट ऐसे अंगड़ाइयां लेते हुए अपने बिस्तर से उठता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है फोटोसिंथेसिस के टॉपिक से कैम प्लांट्स। कैम का मतलब है ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये डार्क रिएक्शन का एक तरीका है जो कि डिजर्टेड प्लांट्स में होता है। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह प्लांट सन की एनर्जी को ट्रैप करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को बोला जाता है लाइट रिएक्शन और दूसरे स्टेप को बोला जाता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों दिन के वक्त होते हैं। डार्क रिएक्शन को हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यानी कुछ प्लांट्स में डार्क रिएक्शन को हमने बोला है C3 साइकिल और कुछ प्लांट्स में हमने डार्क रिएक्शन को बोला है C4 साइकिल और कुछ प्लांट्स में डार्क रिएक्शन को हम कैम बोलते हैं। तो बच्चों, डार्क रिएक्शन को क्यों कैटेगराइज किया गया है प्लांट्स में? यहाँ पे इन प्लांट्स का एक दुश्मन होता है, एक प्रोसेस है जिन्हें हम बोलते हैं फोटो रिस्पिरेशन। फोटो रिस्पिरेशन में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो प्लांट्स अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं ताकि उनका वाटर लॉस कम से कम हो। तो जैसे ही स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो प्लांट्स के अंदर लाइट रिएक्शन से ऑक्सीजन बनता है, तो ऑक्सीजन की मिकदार सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन मिलाप करता है, जिससे एक वेस्टफुल प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट आगे जाके परऑक्सीसोम में जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया से वापस आके फिर से क्लोरोप्लास्ट में आता है और यहाँ पे आके कोई एटीपी नहीं बनता, कोई ग्लूकोज नहीं बनता, बल्कि उल्टा एटीपी यूज हो जाता है। तो फोटो रिस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। फोटो रिस्पिरेशन से बचने के लिए प्लांट्स ने डिफरेंट तरीके निकाले हैं, यानी कुछ प्लांट्स जो है C3 साइकिल के प्लांट्स, उनको तरीका नहीं आता तो वो जस्ट C3 साइकिल ही चलाते हैं और C3 प्लांट्स ही फोटो रिस्पिरेशन से अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा C4 प्लांट्स जो हैं, इन्होंने अपनी एनाटॉमी में चेंजेस की हैं, यानी इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है सेल्स का, उन्होंने कुछ चेंजेस इसमें की हैं, कुछ एडाप्टेशन की हैं, जिसकी वजह से वो फोटो रिस्पिरेशन से बच जाते हैं। और कैम प्लांट्स ने टाइमिंग चेंज किया है, यानी फोटोसिंथेसिस का कुछ प्रोसेस दिन के वक्त कर लेते हैं और कुछ प्रोसेस जो है वो रात के वक्त कर लेते हैं। तो इस तरह कैम प्लांट्स भी फोटो रिस्पिरेशन से बच जाते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स को हम डिजर्टेड या जीरोफाइटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। जीरोफाइट या फिर डिजर्टेड प्लांट्स। डिजर्टेड प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं एलोवेरा, इसके अलावा ओपनशिया, कैक्टस, पाइनएप्पल एटसेट्रा। तो बच्चों, डेजर्ट में वैसे भी पानी की कमी होती है, तो इस कमी को बचाने के लिए डिजर्टेड प्लांट्स ने कुछ तरीके निकाले हैं, कुछ एडाप्टेशन की होती हैं कि पानी को कम से कम लॉस किया जाए। तो यहाँ पे क्या एडाप्टेशन हुई होती है? अगर हम एग्जाम्पल लें एक एलोवेरा के प्लांट का, तो ये एक एलोवेरा का प्लांट है। यहाँ पे हमें लीव्स जो है कहाँ पे नजर आएंगे? क्या ये लीव्स है? नहीं, एलोवेरा के लीव्स होते हैं ऐसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हुए होते हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो लीव्स का और पानी का जो ट्रांसपायरेशन है वो कम से कम हो। तो इनके लीव्स जो है ये मॉडिफाइड हो जाते हैं स्पाइन्स में। इसके अलावा इनके स्टेम जो है ये ग्रीन कलर के होते हैं। ये जो है ये सारे जो हमें लीव्स की तरह नजर आते हैं,
ये स्टेम है। इनके स्टेम्स जो हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं और इनमें पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ेंथोफिल, ये सारे पिगमेंट्स इनके स्टेम में पाए जाते हैं। इनका स्टेम जो है यानी इनके स्टेम को अगर हम ऐसे छील दें तो ये जेली सा सब्सटेंस होता है इनके अंदर। इसके अलावा इनके स्टोमेटा जो होते हैं ये संकन होते हैं, ऐसे अंदर की तरफ दुसे होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को जिसमें स्टेम मॉडिफाइड होके लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो इनको हम बोलते हैं फाइलोक्लेड्स। फाइलोक्लेड्स। तो बच्चों इस मॉडिफिकेशन के अलावा डिजर्टेड प्लांट्स में डार्क रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ पे मैं ओपनशिया का एक ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से लेती हूँ और यहाँ पे इनको ड्रा कर लेती हूँ। तो सपोज ये ओपनशिया का एक स्टेम का एक पार्ट है, स्टेम का एक पार्ट है। यहाँ पे मैं एक ही सेल को ड्रा कर लेती हूँ, ये एक ही सेल है। इसी सेल के अंदर हम ड्रा करते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यानी ये ऐसे दो मेम्ब्रेन होते हैं। अब कैसे होता है केम प्लांट्स में डार्क रिएक्शन, इसको मैं रिमूव कर लेती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे अब रात का वक्त है, रात का वक्त है, आसमान पे चांद और सितारे हैं। रात के वक्त में डिजर्टेड प्लांट्स अपनी स्टोमेटा ओपन कर लेते हैं और दिन के वक्त डिजर्टेड प्लांट्स अपनी स्टोमेटा बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं जो सूरज है उनका सारा का सारा वाटर लॉस्ट ना कर दे। तो यहाँ पे ये रात का वक्त है, रात के वक्त में इसने अपने स्टोमेटा ओपन कर दिए हैं। स्टोमेटा के जरिए से बाहर के इन्वायरमेंट से रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होके क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है, यानी इसमें 3 कार्बन होते हैं। तो ये मिलाप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन छीनेगा कार्बन डाइऑक्साइड से पिपकेस की मदद से। यहाँ पे एंजाइम क्या है, पिपकेस। तो बना लेगा, क्या बना लेगा, ऑक्सैलोएसेटिक एसिड। ऑक्सैलोएसेटिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। क्योंकि पिप के पास 3 कार्बन है, इसने एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ले लिया, तो 4 कार्बन का कंपाउंड बना जिसे हम ऑक्सैलोएसेटिक एसिड बोलते हैं। ऑक्सैलोएसेटिक एसिड थोड़ा सा और खुद को बदल देगा, मॉडिफाइड कर लेगा। क्या बना लेगा, ऑक्सैलोएसेटिक एसिड बना लेगा मलेट। मलेट या स्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड हम इसे बोलते हैं। मलेट में भी 4 ही कार्बन होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा शेप बदल देता है, यानी मेकअप शेकअप कर लेता है। तो मलेट चला जाता है। ये सारा ड्रामा जो है, ये सारा जो है ये रात के वक्त हो रहा है। रात के अंधेरे में चुप चुपा के कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे चोरी किया जा रहा है। तो मलेट ने क्या किया, मलेट अब 4 कार्बन के साथ सो जाता है वैक्यूल में। यानी ये सेल है, ये तो मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया है। सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है, सेल के अंदर वैक्यूल में मलेट जाके सो जाता है। यहाँ पे मैं बेड बना लेती हूँ मलेट के लिए। ये जो है मलेट का बेड है। अब मलेट जो है पूरी रात वैक्यूल में गुजारेगा। ये हमारा मलेट है।
यहाँ बेड पे सो रहा है। तो मलेट जो है पूरी रात बेड पे गुजारेगा वैक्यूल के अंदर। तो जैसे ही सुबह का टाइम होता है, सूरज निकलता है, तो मलेट ऐसे अंगड़ाइयाँ लेते हुए अपने बिस्तर से उठता है और वैक्यूल से बाहर आता है। वैक्यूल से जैसे ही बाहर आता है, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे छोड़ देता है और मलेट खुद किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? पायरोवेट में। अब ये दिन का वक्त स्टार्ट हो गया है, यानी यहाँ तक का जो प्रोसेस है, यहाँ तक का ये रात के वक्त हो रहा था। अब दिन का वक्त है, यहाँ से सन की एनर्जी जैसे ही पड़ी तो मलेट उठा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया और खुद कन्वर्ट हुआ पायरोवेट में। पायरोवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है, यानी एक कार्बन तो इसने यहाँ पे छोड़ दिया, तो 3 कार्बन का कंपाउंड पायरोवेट जाके फिर से रीजेनरेट करेगा पिप को, यानी इससे फिर पिप बनेगा और यहाँ पे एटीपी यूज होके एडीपी बना लेगा। तो बच्चों, ये सारा ड्रामा जो है ये रात के वक्त हुआ और जब मलेट उठा, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे छोड़ा और खुद पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ, ऊपर से सन की शुआएं पड़ी, तो इसी सेल के अंदर, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे ग्रेना भी होते हैं, यानी थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं और जब सन की रेज यहाँ पे पड़ेगी ग्रेना पे, तो ग्रेना में लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे जो 2 डब्बे लगे होते हैं, फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन खेला जाएगा और यहाँ से बनाया जाएगा एटीपी और साथ में NADPH, यानी अब ये दिन का वक्त है। अब ATP और NADPH के अलावा थैलाकॉइड के ल्यूमेन में यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होगी, यानी H2O ब्रेक डाउन होके हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा। तो बच्चों, अब ये दिन का वक्त है, तो दिन के वक्त डिजर्टेड प्लांट्स ने अपने स्टोमेटा जो है ये क्लोज्ड कर दिए हैं, यानी जहां पर भी स्टोमेटा है ये अब दिन के वक्त क्लोज्ड हो गए हैं और दिन के वक्त एटीपी और NADPH के साथ ऑक्सीजन इसी सेल के अंदर धड़ाधड़ बन रहा है, यानी लाइट रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टोमेटा बंद हैं या खुले हैं, उनको तो सन की एनर्जी चाहिए होती है, तो वो धड़ाधड़ सन की एनर्जी ले रहा है और ATP NADPH बना रहा है और साथ में वाटर की फोटोलिसिस करके ऑक्सीजन भी बना रहा है। तो बच्चों, लाइट रिएक्शन तो चल रहा है, यानी ऑक्सीजन बन रहा है और ऑक्सीजन के लिए भी रास्ते बंद हैं, ऑक्सीजन भी दिन के वक्त बाहर नहीं जा सकता। तो क्या होता है, जो मलेट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे छोड़ के गया है, अब इसके साथ एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम है रेबोलोज बिसफॉस्फेट, ये मिलाप करेगा कौन से एंजाइम के थ्रू? रोबिस्को के थ्रू रेबोलोज बिसफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाप करके 6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी यहाँ पे 2PGA 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनेगा। 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में 3-3 कार्बन के, यानी 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। 2PGA 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये आगे जाके 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड आगे जाके
ये जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बन गया है, ये यहाँ पे आके यूज हो जाएंगे और 2PGA कन्वर्ट हो जाएगा 2PGAL में, 2-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में। कार्बन तो वही होंगे, यानी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 2-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के, यानी थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है 2PGA का चेंज हो जाएगा, 2PGAL बना लेगा। अब ये 2PGAL फिर से रीजेनरेट करेगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट को, जो कि 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे तो 6 कार्बन है, तो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? अब यहाँ पे जो 6 कार्बन है, इसके लिए हम यहाँ पे गड़ा रख लेते हैं, पिछड़ रख लेते हैं, और इसमें एक एक कार्बन हम डालते जाएंगे। यानी ये साइकिल जो है एक दफा घूमेगा, हमने एक कार्बन इस गड़े में डाला, फिर से यहाँ पे घूमेगा, हमने 2 कार्बन यहाँ पे डाले, फिर तीसरी दफा घूमेगा, 3 कार्बन हमने यहाँ पे डाले, और ऐसे 6 चक्कर लगा के इस गड़े में 6 कार्बन डाल देगा और खुद फिर से राइबोलोज बिसफॉस्फेट का यानी 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो बच्चों, इस गड़े में हम क्या जमा कर रहे हैं? 6 साइकिल में हम इस गड़े में ग्लूकोज जमा कर रहे हैं। तो हमारे पास C3 साइकिल जब चलता है, ये C3 साइकिल है, तो इस साइकिल में हमारे पास 6 चक्रों में यानी 6 साइकिल में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो बच्चों, अब ये C3 साइकिल जो है ये दिन के वक्त चला है। यहाँ पे अब ये लाइट रिएक्शन से ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा बन गया है, तो क्या ये खतरा नहीं है कि ऑक्सीजन जो है इसी सेल के अंदर बंद है, क्योंकि दिन का वक्त है, स्टोमेटा बंद है और ये ऑक्सीजन भी बाहर नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये ऑक्सीजन जो है अब राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ नहीं मिलेगा, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी? तो बच्चों, इसका आंसर है कि नहीं, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ नहीं मिल सकता, क्योंकि मलेट रात के वक्त इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड चुप चुपा के लेके आया है कि ऑक्सीजन की मिकदार जो है इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जब ज़्यादा होती है तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेफरेंस देता है, क्योंकि राइबोलोज बिसफॉस्फेट की 5 कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो ये मिलाप करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और 2PGA बनाएगा, फिर आगे जाके ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएगा। और जैसे ही रात स्टार्ट हो जाती है, यानी रात का वक्त शुरू होता है, तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा ओपन होके दिन के वक्त जो इसी सेल के अंदर लाइट रिएक्शन हुआ था और बहुत सारा ऑक्सीजन जो है इसी सेल के अंदर प्रोड्यूस हुआ था, अब ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा स्टोमेटा के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो डिजर्टेड प्लांट्स हैं ये रात के वक्त ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दिन के वक्त ऑक्सीजन इन्होंने लाइट रिएक्शन से बनाया, दिन के वक्त स्टोमेटा बंद है तो ऑक्सीजन को रास्ता नहीं मिलता कि वो बाहर जाएं। तो जैसे ही रात के वक्त स्टोमेटा ओपन होते हैं, रास्ता खुल जाता है, तो रात के वक्त ही सारे ऑक्सीजन जो है, सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है ये बाहर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। तो इसी वजह से डिजर्टेड प्लांट्स रात के वक्त ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें, कैन प्लांट्स में 2 साइकिल चलते हैं। एक ये साइकिल जिसे हम C4 साइकिल बोलते हैं, C4 साइकिल, और एक ये साइकिल जिसे हम C3 साइकिल बोलते हैं। C3 साइकिल यूनिवर्सल है, सारे जितनी भी प्लांट्स हैं C3 साइकिल सब में होता है, जबकि C4 प्लांट्स में 2 साइकिल होते हैं।
एक C4 का साइकिल होता है और एक C3 का साइकिल होता है। लेकिन C4 प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, यानी बंडल शीथ सेल होता है एक और एक मेसोफिल सेल होता है। तो C4 प्लांट्स में जो C4 साइकिल चलता है वो मेसोफिल सेल के अंदर चलता है, जबकि जो C3 साइकिल चलता है वो बंडल शीथ सेल के अंदर चलता है। यहाँ पे कैम प्लांट्स में जस्ट इन्होंने टाइम की ड्यूरेशन चेंज की है, यानी जो C4 साइकिल है वो रात के वक्त चलता है और C3 साइकिल जो है ये दिन के वक्त चलता है। तो फोटो रिस्पिरेशन से बचने के लिए प्लांट्स ने डिफरेंट तरीके निकाल के खुद को बचाने की कोशिश की है, खुद को बचाने की कोशिश करके एडेप्टेशन की है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम C3, C2, C4 और कैम साइकिल की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे मैंने ड्रा किया है C3 साइकिल। ये C3 साइकिल का लीफ है और ये सेल मेनेरिया है, इसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट। C3 साइकिल में क्या होता है, दिन का वक्त है, स्टोमेटा ओपन है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आ रहा है और रिबोलोज बिसफास्फेट एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसके साथ रुबिस्को के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलके ये 6 कार्बन का कंपाउंड बना लेता है। लेकिन रिबोलोज बिसफास्फेट 6 कार्बन के साथ नहीं खुश, तो ये खुद को दरमियान में तोड़ देता है और 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना लेता है फास्फोग्लाइसरिक एसिड के। फास्फोग्लाइसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जो है इनकी रिडक्शन हो जाती है और यहाँ पे साथ में लाइट रिएक्शन भी चल रहा है। लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बन रहा है और साथ में वाटर की फोटोलिसिस से ऑक्सीजन भी बन रहा है। तो ये ऑक्सीजन जो है इसके लिए दरवाजे खुले हैं, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से जाके स्टोमेटा के जरिए बाहर एनवायरनमेंट में जाता है, जिसे हम लोग इनहेल करते हैं और ये ATP और NADPH यहाँ आके यूज्ड हो जाते हैं, यानी डार्क रिएक्शन में यूज्ड हो जाते हैं। तो क्या बना लेते हैं, 2PGA कन्वर्ट हो जाता है 2PGAL, यानी 2-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। 2-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड भी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये यहाँ पे एक कार्बन जो है एक साइकिल में यहाँ पे छोड़ता जाता है और फिर रीजेनरेट होके रिबोलोज बिसफास्फेट का 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है और इसी तरह ये 6 साइकिल कंप्लीट करता है और हर साइकिल में एक कार्बन यहाँ पे छोड़ता जाता है और इस गड़े को हम भरते हैं। जब 6 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पे 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं ग्लूकोज। ये तो है एक नॉर्मल C3 साइकिल। अब जब रास्ते बंद हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो प्लांट्स जो है C3 प्लांट्स जो है ये दिन के वक्त अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से। जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, यानी यहाँ पे जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर नहीं आ सकता। तो लाइट रिएक्शन तो चल रहा है, लाइट रिएक्शन को कोई परवाह नहीं, लाइट रिएक्शन इसी सेल के अंदर चल रहा है। लाइट रिएक्शन से ATP भी बन रहा है, NADPH भी बन रहा है और वाटर की फोटोलिसिस से ऑक्सीजन भी बन रहा है। तो बच्चों इसी सेल के अंदर अब जब स्टोमेटा बंद है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर नहीं आ सकता, तो ऑक्सीजन जो है हर जगह मौजूद है। तो अब रिबोलोज बिसफास्फेट के साथ ये ऑक्सीजन जाके बॉन्डिंग करेगा। रुबिस्को के 2 खसूसियात होते हैं। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड मिकदार में ज़्यादा होता है तो रिबोलोज बिसफास्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग कराता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिकदार में ज़्यादा है तो ये बॉन्डिंग कराता है ऑक्सीजन की रिबोलोज बिसफास्फेट के साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिकदार में ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ये बॉन्डिंग कराएगा ऑक्सीजन की और यहाँ पे बनेगा 1 मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और साथ में एक और मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट में 2 कार्बन होते हैं। तो ये आगे
आगे जाके कोई ग्लूकोज इससे नहीं बनता, यानी हमारा गड़ा खाली है, कोई ग्लूकोज नहीं बनता। ग्लाइकोलेट ये जो मॉलिक्यूल है ये आगे जाके पर ऑक्सीसोम में जाता है, फिर अपना शेप बदल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया से फिर वापस आके क्लोरोप्लास्ट में आता है और एक एटीपी खर्च कर देता है। इसी को हम C2 साइकिल भी बोलते हैं और इसी को हम फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ये प्लांट्स की एनर्जी को ज़ाया कर देते हैं और इसमें कोई ग्लूकोज नहीं बनता। तो बच्चों, ये तो है फोटो रेस्पिरेशन जो कि C3 प्लांट्स को अफेक्ट करता है। अब इसी फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए कुछ प्लांट्स ने तरीके निकाले हैं, एडाप्टेशन की है। अब अगर हम देखें C4 साइकिल यानी C4 प्लांट्स को, तो C4 प्लांट्स ने दो तरह के सेल्स बनाए हैं। ये है बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम, वस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बाहर थिक वॉल्ड का एक सेल होता है जिन्हें हम बंडल शीथ सेल बोलते हैं। वस्कुलर बंडल सेल्स के बाहर ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो ये थिक, बहुत ज़्यादा थिक वॉल्ड के होते हैं। यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन जो है अंदर दाखिल नहीं हो सकता, तो इनका रास्ता बंद होता है। ये इम्परमिएबल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की तो ज़रूरत होती है, जब C3 साइकिल चलता है, ग्लूकोज बनता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर नहीं जा सकता। तो इसके लिए इन्होंने एक तरीका निकाला है, ये है मीसोफिल सेल। मीसोफिल सेल के अंदर बंडल शीथ सेल और इसके अंदर नीचे जो है ये है वस्कुलर बंडल्स। मीसोफिल सेल्स में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, यानी स्टोमेटा ओपन है, दिन का वक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री हो रही है मीसोफिल सेल में, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है पिप, फास्फोइनोल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिलाप करेगा पिप केस की मदद से और बनाएगा ऑक्सैलोएसेटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ऑक्सैलोएसेटिक एसिड खुद को चेंज कर लेता है मलेट में, थोड़ा सा अपना शेप जो है वो चेंज कर लेता है। मलेट भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब मलेट के पास क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसने अपने बाउल में छुपाया है और ये लेके आ रहा है केमिकल की फॉर्म में, लेके आ रहा है बंडल शीथ सेल के अंदर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो यहाँ पे नहीं घुस सकता, लेकिन ये अब मॉलिक्यूल की फॉर्म में, यानी मलेट के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसने अपने बाउल में छुपाया है, ये अब लेके आएगा इस बंडल शीथ सेल के अंदर। अब बच्चों के जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल नहीं हो सकता तो मलेट कैसे दाखिल होता है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये मलेट जो है यहाँ पे दाखिल होता है, एंटर होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर जाती हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, यानी ये इम्परमिएबल है, ये मेम्ब्रेन जो है ये इम्परमिएबल है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए। तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अकेले नहीं आ सकता, मलेट की फॉर्म में अब ये अंदर आएगा। तो जैसे ही मलेट एंटर होता है बंडल शीथ सेल में, ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक देता है, छोड़ देता है और खुद 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना लेता है पायरुवेट। पायरुवेट जो है बंडल शीथ सेल से फिर वापस जाएगा मीसोफिल सेल के अंदर और रीजेनरेट होगा पिप में, यानी फास्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा। तो बच्चों, अब बंडल शीथ सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, तो इसी सेल में राइबोलोज बिसफॉस्फेट भी है, तो ये बॉन्डिंग करेगा रुबिस्को के जरिए और 2-फास्फोग्लाइसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। ये आगे जाके फिर से 2-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड बनाएगा और फिर इनकी रीजेनरेशन होगी राइबोलोज बिसफॉस्फेट में, और ये चक्कर जो है 6 चक्कर चलाएगा और यहाँ पे हम ग्लूकोज को जमा करेंगे, यानी 6 चक्रों में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। तो बच्चों, C4 साइकिल में मेसोफिल सेल में जो है C4 साइकिल चलता है
और इसी बंडल शीट सेल के अंदर C3 साइकिल चलता है। तो बच्चों, आप लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे जो C3 साइकिल में NADPH यूज होते हैं और ATP यूज होता है, ये कहाँ से आता है? क्योंकि बंडल शीट सेल के अंदर कोई ग्रेना मौजूद नहीं होते, कोई लाइट रिएक्शन नहीं होता, कोई फोटोलिसिस नहीं होती। तो ये NADPH और ATP कहाँ से आते हैं? तो बच्चों, ये ATP और NADPH मीसोफिल सेल के अंदर लाइट रिएक्शन हो रहा होता है। तो ये NADPH और ATP यहाँ से आके यहाँ पे बंडल शीट सेल में C3 साइकिल में यूज हो जाते हैं। और बच्चों, इसके अलावा यहाँ पे मीसोफिल सेल में जो ऑक्सीजन बनता है लाइट रिएक्शन से, इसके लिए रास्ते ओपन होते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है इसी स्टोमेटा के जरिए बाहर जाता है। तो बच्चों, C4 साइकिल में प्लांट्स ने मॉडिफिकेशन करके दो टाइप्स के सेल बनाए, एक बंडल शीट सेल और एक मीसोफिल सेल। बंडल शीट सेल ने बचा लिया है इसी प्लांट को फोटो रेस्पिरेशन से, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन ही नहीं बना जो कि यहाँ जाके रिबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलता। तो इसी वजह से C4 प्लांट्स जो है ये फोटो रेस्पिरेशन से बच जाते हैं। अब बात करते हैं कैम प्लांट्स की, जिन्हें हम डिजर्टेड प्लांट्स बोलते हैं। कैम प्लांट्स रात के वक्त अपने स्टोमेटा खोल देते हैं, यानी खोल देते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ये रात का वक्त है, यहाँ पे चांद तारे बने हैं, ये रात का वक्त है। रात के वक्त स्टोमेटा ओपन है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी। कार्बन डाइऑक्साइड फास्फोइनोल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसके साथ पिपकेस के थ्रू मिलेगा और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बनाएगा जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फिर कन्वर्ट हो जाएगा मलेट में। मलेट भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने चालाकी की, कार्बन डाइऑक्साइड को बगल में छुपा के रखा। मलेट ने कार्बन डाइऑक्साइड को बगल में छुपा के रजाई ओढ़ के ये वैक्यूल के अंदर अब सो गया है। अब पूरी रात ये वैक्यूल के अंदर गुजारेगा। जैसे ही यहाँ से सूरज की किरणें पड़ेगी, दिन का वक्त स्टार्ट होगा, तो वैक्यूल से बाहर आके, मलेट वैक्यूल से बाहर आके यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल छोड़ देगा और खुद कन्वर्ट होके पायरुवेट बना लेगा। यानी ऐसे अंगड़ाइयाँ लेके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो आगे जाके रीजेनरेट हो जाता है फास्फोइनोल पायरुवेट में। तो बच्चों, अब दिन का वक्त स्टार्ट हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री भी हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलकर रूबिस्को के थ्रू 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, जो आगे जाके 2-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। और यहाँ पे ये साइकिल जो है 6 दफा चलेगा और यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता जाएगा। तो बच्चों, ये क्या है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन से ATP हमारे पास बना और NADPH बना दिन के वक्त, और साथ में वाटर की फोटोलिसिस से ऑक्सीजन भी बनता है। तो ये NADPH और ATP यहाँ आके 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देंगे और यहाँ पे एनर्जी भी यूज हो जाएगी और 2-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बना लेंगे। अब इस ऑक्सीजन का क्या होगा, क्योंकि ये अब दिन का वक्त है, दिन के वक्त स्टोमेटा क्लोज्ड हो गए हैं, तो ऑक्सीजन तो इसी सेल के अंदर बन रहा है लाइट रिएक्शन से। तो बच्चों, ये अब जमा होता जाएगा इसी सेल के अंदर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर ऑक्सीजन इसी सेल के अंदर जमा हो रहा है, बाहर नहीं जा सकता, रास्ते बंद हैं, तो क्या ये ऑक्सीजन रिबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ यहाँ पे मिलाप करके फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि मलेट इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त जमा करके ले आया है कि ऑक्सीजन की मिकदार इतनी नहीं है जितनी की कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाफर मिकदार में है, तो यहाँ पे कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो जैसे ही रात का वक्त स्टार्ट हो जाता है, ये ऑक्सीजन जो है इसी रास्ते से
जब दरवाजे खुल जाते हैं इसी रास्ते से बाहर एनवायरनमेंट में जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि डिजर्टेड प्लांट्स रात को ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो बच्चों ये डार्क रिएक्शन की वजह से, यानी इसमें जो साइकिल चलता है इसी वजह से ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं रात के वक्त और कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं। तो बच्चों ये डिफरेंट तरीके हैं जो कि प्लांट्स ने अडॉप्ट किए हैं फोटो रिस्पिरेशन से बचने के लिए। फोटो रिस्पिरेशन से इफेक्ट होते हैं C3 प्लांट्स, बाकी C4 प्लांट्स भी खुद को बचा लेते हैं और कैम प्लांट्स भी खुद को फोटो रिस्पिरेशन से बचा लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये तरीके जो है निकाले हैं ताकि इनका वाटर लॉस भी कम से कम हो। तो बच्चों ये है आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।